नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। साथ साथ दोस्तों उसके बाद हम चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, अंतरिम सरकार और माउंट बेटन योजना के बारे में, और अंत में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, यानी आज भी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें हम 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ वहां तक की हिस्ट्री दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर के माध्यम से। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में। अब जो ये कटक शहर है ये उस समय बंगाल में हुआ करता था और अभी ये कहाँ है, उड़ीसा का एक हिस्सा है। ठीक है, तो कटक में इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती। सुभाष चंद्र बोस ये बचपन से ही काफी होशियार थे, पढ़ने में भी काफी होशियार थे बचपन में, और इन्होंने 1920 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चौथा स्थान हासिल किया था। लेकिन इनके अंदर दोस्तों स्वतंत्रता का ऐसा जुनून था, देश के लिए कुछ कर गुजरने का इनके अंदर एक जुनून था, और ये कूद जाते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसके कारण ये 1921 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं। देखो 1920 में इनका चयन हो चुका है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अच्छी नौकरी इनको मिल जाती है, लेकिन 1921 में ये इस सेवा से, इस नौकरी से क्या देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद इन्हें 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है 1923 में। उसके बाद लगातार स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ पे अपनी भागीदारी देते हैं। 1938 में इन्हें कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया जाता है। हरिपुरा अधिवेशन के बारे में, त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स में बता चुका हूँ। हरिपुरा अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन इनकी नीतियों को देखकर, इनकी जो विचारधारा थी, इनके जो विचार थे स्वतंत्रता को लेकर उनमें, और गांधी के जो विचार थे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, उसमें मतभेद हो जाता है, जिसके कारण गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो स्वतंत्रता की इनकी लड़ाई थी, देखो उद्देश्य दोनों का एक ही था, लेकिन जो विचारधारा थी, जो मार्ग था स्वतंत्रता का, वो दोनों का यहाँ पे अलग अलग हो जाता है और इनके मध्य मतभेद बढ़ जाते हैं, जिसके कारण 1939 में सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि मैं पुनः क्या करूं, कांग्रेस का अध्यक्ष बनूं। तो ये दोबारा रूप से यहाँ पे पुनः ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी यहाँ पे नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा से त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन में वो अध्यक्ष रह चुके थे। इसलिए गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को, गांधी ने किसे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया, पट्टाभी सीतारामैया को। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस काफी मतों से जीत जाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में भी। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी स्वयं की हार है, जिसके कारण यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद से ये त्याग पत्र दे देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यक्ष पद से इन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया 1939 में। हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, त्रिपुरी अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, चुनाव किया जाता है जिसमें ये जीत जाते हैं, लेकिन गांधी के विरोध के कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों 3 मई, ये मई है यहाँ पे, 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। लेकिन कुछ समय बाद फिर कांग्रेस ने इन्हें क्या कर दिया, बंगाल की जो कांग्रेस कमेटी थी उसके अध्यक्ष पद से भी हटा दिया, और लगभग 3 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया कांग्रेस ने कि इन्हें कांग्रेस के किसी भी जो पद था, मुख्य पद था, उस पर उन्हें कोई मुख्य पद नहीं दिया जाएगा कांग्रेस में। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर दिया, गिरफ्तार किया जाता है, जेल डाल दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा इनको, और ये आमरण अनशन शुरू कर देते हैं जेल में, जिसके कारण इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, और फिर उन्हें घर पर ही कैद करके, घर पर नजरबंद करके पुलिस की निगरानी में इन्हें रखा जाता है। अब यहाँ से दोस्तों
कहानी शुरू होती है जब सुभाष चंद्र बोस यहां से पहुंचते हैं, रसिया से होते हुए जब वो जर्मनी पहुंच जाते हैं, वहां वो हिटलर से मिलते हैं। तो अब इसे आपको ध्यान से सुनना है, नेताजी ग्रेट एस्केप जिसे हम कहते हैं। तो यहां से होता क्या है कि देखो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी अभी कहाँ हैं, अपने घर पे हैं, पुलिस की नजर में नजरबंद किए हैं अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में। यहाँ पे आप मैप पे देखते हो, इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बंगाल में, कलकत्ता में अपने घर में क्या है, नजरबंद थे पुलिस की नजर में। लेकिन यहाँ से पुलिस को ये चकमा देकर यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ से पहुंच जाते हैं आपके पेशावर। ठीक है, ये है यहाँ पे पेशावर। और यहाँ तक पहुंचने में किसकी मदद लेते हैं, तो यहाँ तक पहुंचने में मदद लेते हैं भगत राम तलवार। तो यहाँ पे मैं नाम लिख के दे रहा हूं, भगत राम तलवार ने इनकी मदद की थी यहाँ तक पहुंचने में। और ये किस नाम से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इन्होंने अपना नाम रखा था सुभाष चंद्र बोस ने, जियाउद्दीन। ये नाम पूछा जा सकता है, तो किस नाम से अभी सफर कर रहे हैं, जियाउद्दीन के नाम से। और भगत राम तलवार ने इनकी मदद की थी। फिर पेशावर से अफगानिस्तान के रास्ते हुए पहुंच जाते हैं मॉस्को। यह है यहाँ पे मॉस्को, यानी रूस में। मॉस्को कहाँ है, रूस में है। तो पेशावर से अफगानिस्तान के रास्ते हुए ये कहाँ पहुंच गए, रूस के मॉस्को में पहुंच जाते हैं। और इन्हें उम्मीद थी कि जो रसिया की सरकार है वो उनकी मदद करेगी, रूस के लोग उनकी मदद करेंगे भारत की स्वतंत्रता दिलाने हेतु। लेकिन रसिया भी क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है मित्र राष्ट्रों के साथ। और मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल था, अंग्रेज भी मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। तो जिसके कारण यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस फिर मॉस्को से कहाँ पहुंच जाते हैं, बर्लिन पहुंच जाते हैं। इटली से होते हुए ये जर्मनी पहुंच जाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, ये यूरोप का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी पहुंच चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। और 1942 में, ठीक है, 1941 में ये मॉस्को पहुंचे थे 1941 में, और 1942 में फिर पहुंच जाते हैं जर्मनी। और यहीं पे इनकी मुलाकात होती है हिटलर से। अब देखो, हिटलर से मिलने की इनकी एक कहानी भी अद्भुत है। जब हिटलर इनसे मिलने आया था, तो पहले हिटलर ने क्या किया था कि हिटलर ने अपने कई 3-4 उसने बहरूपीय बनाए थे अपने डुप्लीकेट, और उनको भेजा था सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने। वो आते थे, हाथ आगे बढ़ाते, और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से आया हूँ, लेकिन आप हिटलर नहीं है, ठीक है। तो 2-3 ऐसे चलता रहा। फिर लास्ट में हिटलर स्वयं जब आता है, तो हिटलर ने कहा कि आपने जो मेरे ये बहरूपीय थे, इनको तो कोई पहचान नहीं पाता, आपने इन्हें कैसे पहचाना। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर आप हिटलर थे तो आपने स्वयं हाथ आगे नहीं बढ़ाना था, ठीक है। आपके जो बहरूपीय थे उन्होंने स्वयं हाथ आगे बढ़ाया हेलो करने के लिए। तो इसका मतलब वो इस प्रकार से, अब वहां पे फिर हिटलर इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होता है, और इन्हें नेताजी की उपाधि भी किसके द्वारा दी जाती है, हिटलर के द्वारा ही दी जाती है। अब देखो, यहाँ पे जो जर्मनी था, जर्मनी मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, यानी इंग्लैंड के विरुद्ध, रसिया के विरुद्ध जर्मनी यहाँ पे युद्ध कर रहा था। और जर्मनी के पास इंग्लैंड के जो युद्धबंदी सैनिक थे, जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय लोग इंग्लैंड की सेना में शामिल थे, वो हिटलर ने क्या कर रखे थे, उनको युद्धबंदी बना रखा था। तो हिटलर ने जो ब्रिटिश सेना के भारतीय युद्धबंदी थे उन्हें सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपने साथ लिया और बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की। तो बर्लिन में इनके द्वारा क्या की जाती है, स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की जाती है बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और यहाँ उन्होंने भारतीय सैनिकों को लेकर एक मुक्ति सेना बनाई। अभी देखो, अभी मुक्ति सेना इनके द्वारा बनाई गई है। उसके बाद 1942 में ही ये मुक्त भारत रेडियो यानी आजाद भारत रेडियो का प्रारंभ करते हैं बर्लिन से ही। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, आजाद भारत रेडियो का प्रारंभ कब करते हैं, तो 1942 में बर्लिन से ये आजाद भारत या मुक्त भारत रेडियो का प्रारंभ करते हैं। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे INA के बारे में, यानी इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के बारे में। लेकिन एक बार यहाँ से रूट समझिए। उसके बाद यहाँ से जर्मनी से होते हुए जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो कहाँ जाएंगे, मेडागास्कर द्वीप होते हुए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर ये जर्मनी से निकल जाते हैं और इस प्रकार यात्रा करते हैं, समुद्री यात्रा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडागास्कर द्वीप होते हुए, और ये कहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये यहाँ पे देखो सिंगापुर, और सिंगापुर से होते हुए जापान, और फिर ये जापान के प्रधानमंत्री से यहाँ मुलाकात करेंगे, फिर ये सिंगापुर आएंगे और यहीं पर ये आईएनए की कमान संभालेंगे, यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की ये कमान यहाँ पे संभालेंगे। यहाँ पे देखो 1942 में जब ये हिटलर से मिले थे, 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे हिटलर से मिले थे, ये है हिटलर यहाँ पे, तो ये उनकी मुलाकात हुई थी वहां पे 1942 में। तो नेताजी का जो ये ग्रेट स्केप जिसे कहा जाता है, ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस प्रकार इन्होंने अंग्रेजों को चकमा देकर भारत से बाहर गए, और वहां से इन्होंने क्या क्या स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ने के लिए एक आर्मी यहाँ पे गठित की यहाँ पे, और मुक्ति सेना वहां पे जर्मनी ने गठित की। जो जर्मनी के जो सैनिक थे, युद्धबंदी सैनिक थे, उनको अपने साथ लिया और वो सिंगापुर पहुंचे। और सिंगापुर में कौन सैनिक, जो जापान के पास युद्धबंदी थे, जो कैप्टन मोहन सिंह है, उन्होंने वहां पे आजाद हिंद फौज की यहाँ पे नींव रख दी थी। जो जापान, क्योंकि जापान भी किसके विरुद्ध आक्रमण कर रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर रहा है, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध आक्रमण कर रहा है। तो जापान के पास भी कई भारतीय युद्धबंदी सैनिक थे जो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने आए थे, लेकिन जापान ने उनको बंदी बना लिया था। और फिर यहाँ पे इस प्रकार से आजाद हिंद फौज की शुरुआत होती है, और सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार भारत के बाहर रहकर भी, विदेश में रहकर भी भारत की स्वतंत्रता हेतु अपना योगदान दिया था, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्म, आईएनए। तो आईएनए का जो विचार आता है वो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो आजाद हिंद फौज यानी आईएनए का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह दोस्तों ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा दे चुके थे। इन्होंने देखा कि जापान में उस समय कई भारतीय सैनिक युद्धबंदी थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जापान भी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, यानी जिसमें ब्रिटिश शामिल था, उनके विरुद्ध युद्ध कर रहा था। तो जापान ने कई भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था। लेकिन जापान के एक सैन्य अधिकारी थे मेजर फुजिवारा, मेजर फुजिवारा। इसने इन भारतीय सैनिकों को कप्तान मोहन सिंह को सौंप दिया और आजाद हिंद फौज बनाने में मदद की। तो कैप्टन मोहन सिंह की मदद आजाद हिंद फौज बनाने में किसने मदद की थी, कैप्टन मोहन सिंह की। तो मेजर फुजिवारा जो कि एक जापानी सैन्य अधिकारी था, और उसने जापान ने यहाँ पे जो भी भारतीय युद्धबंदी सैनिक थे उन्हें सौंप दिया कैप्टन मोहन सिंह को, ताकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर सके। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया जाता है 1 सितंबर 1942 को। महत्वपूर्ण है, 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया। लेकिन उसके बाद होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जापानियों और कैप्टन मोहन सिंह के बीच सैनिकों की संख्या को लेकर मतभेद हो गए थे। जहां कैप्टन मोहन सिंह चाहते थे 2 लाख की सेना। कैप्टन मोहन सिंह का मतलब था कि जितने भी युद्धबंदी है भारत यहाँ पे, और मुझे लगभग 2 लाख से अधिक संख्या की सेना बनानी है। जबकि जापानी चाहते थे कि जो कैप्टन मोहन सिंह है ये कम सेना रखें, कम से कम सेना वो बना सके। तो इस कारण से इनके बीच मतभेद हो जाते हैं, और जापानियों ने कैप्टन मोहन सिंह को यहाँ पे कैद कर लिया। फिर यहाँ पे आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालते हैं रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस एक निर्वासित जीवन जी रहे थे, कहाँ, जापान में। तो रास बिहारी बोस, इनका नाम भी यहाँ पे लेना जरूरी है। इनका भी एक मुख्य योगदान है आजाद हिंद फौज में। उसके बाद यहाँ पे जून 1947 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंच जाते हैं, और वो जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात करते हैं। और फिर ये जुलाई 1947 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंच जाते हैं, और 5 जुलाई 1943 को, अब यहाँ पे जब ये सिंगापुर पहुंच जाते हैं, तो रास बिहारी बोस ने यहाँ पे क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का नेतृत्व दे दिया, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया, और दिल्ली चलो का वो नारा यहाँ पे दे देते हैं। और जैसे ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देते हैं, सारे सैनिकों में जोश आ जाता है, और वो मर मिटने के यहाँ पे तैयार हो जाते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का एक महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इन्होंने
ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ देती, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे काफी दबाव में आ जाती है आजाद हिंद फौज के कारण। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। तो स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार यहाँ पे किसके द्वारा बनाई जाती है? वो बनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आजाद हिंद फौज भी, ये भी स्वतंत्र भारत की फौज थी, ठीक है। मतलब ये क्या थी, ये फौज खुद को स्वतंत्र मानती थी, ये अंग्रेजों की फौज नहीं थी, ये थी स्वतंत्र भारत की फौज, आजाद हिंद फौज। जो ये स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार थी, इसकी ये फौज थी। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो ये अस्थायी सरकार थी, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे इस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्र अध्यक्ष भी थे, जो कि अभी वर्तमान में जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, और सेना अध्यक्ष। तो सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्र के अध्यक्ष भी थे और सेना अध्यक्ष थे। लक्ष्मी सहगल ये महिला संगठन अध्यक्ष थी और AC चटर्जी ये थे वित्त मंत्री। तो इस प्रकार एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और इनकी जो ये सेना थी, इसमें सुभाष ब्रिगेड भी शामिल थे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और झांसी ब्रिगेड, जो कि एक महिला रेजिमेंट थी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी सेना के ब्रिगेड के नाम रखे थे, सेना को संगठित किया था। और आजाद हिंद फौज यहाँ पे पूरी तरह से भारत की स्वतंत्रता हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार थी। लेकिन अब देखो, सुभाष चंद्र बोस गांधी को कितना मानते थे। मतभेद भले ही इनके आपस में थे, विचार को लेकर, विचारधारा को लेकर, स्वतंत्रता के जो इनके मार्ग थे वो इनके अलग अलग थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य दोनों का एक ही था, भारत को स्वतंत्र कराना। तो 6 जुलाई 1944 को रेडियो के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं और कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहिए। अब यहाँ पे देखो, राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और प्रश्न अगर बनेगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है, राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आजाद हिंद फौज आगे बढ़ती है और भारत की तरफ यहाँ पे ब्रिटिश से मुकाबला करती है। 19 मार्च 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने आजाद हिंद फौज के साथियों की मदद से, जो पूर्वोत्तर भारत था, ठीक है, पूर्वोत्तर में भारतीय जमीन पर प्रवेश किया और वहां पर आईएनए का राष्ट्रीय झंडा फहराया। 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज ने मोइरांग, जो कि वर्तमान में मणिपुर में है, यहाँ पर आईएनए का झंडा फहराया था। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 6 और 9 अगस्त को जब जापान में अमेरिका के द्वारा बम गिराए जाते हैं, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया हमारे अमेरिका के द्वारा। जापान के प्रमुख शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया। और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1945 तक आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, लगातार सक्रिय रही। भारत के कई क्षेत्रों पर उन्होंने क्या किया, झंडा फहराया आईएनए का। लेकिन जब 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया, 9 अगस्त को भी जापान के नागासाकी शहर में बम गिरा दिया, तो फिर 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या कर दिया, यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के सामने। अब जापान युद्ध से पीछे हट चुका था, आत्मसमर्पण कर चुका था, जिसके कारण यहाँ पे अब आईएनए के पास भी रास्ता क्या बचा था। अब क्योंकि आईएनए के बंद करने के लिए अभी कोई नहीं था, आईएनए अकेले पड़ चुकी थी, क्योंकि जहां पर जो इनका मुख्य साथ अभी जापान कहीं ना कहीं आईएनए को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जापान का दुश्मन अभी ब्रिटिश थे, अमेरिका थे, और आईएनए भी किसके विरुद्ध युद्ध कर रही थी, ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध कर रही थी, स्वतंत्र भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रही थी।
लेकिन जापान जब यहाँ पे पीछे हट जाता है, आईएनए आत्मसमर्पण कर देता है, तो फिर आईएनए को भी कहा जाता है कि उन्हें भी आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे घटना ये देखने को मिलती है कि सुभाष चंद्र बोस जी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन इनकी दोस्तों मृत्यु हुई नहीं हुई, इसका मौत मतलब इस विमान दुर्घटनाग्रस्त में इनकी मृत्यु वहीं हुई या नहीं हुई, इस पर अभी तक भी रहस्य बना हुआ है। तो जब 15 अगस्त को एशिया में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो फिर 18 अगस्त 1945 को 18 अगस्त 1945 को ये विमान दुर्घटनाग्रस्त नामक घटना होती है, ऐसा माना जाता है। अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये घटना हुई ही नहीं थी उस दिन। तो यहाँ पे मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी का अंतिम रूप था वो किस प्रकार था। तो यहां से देखो, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस जी कहां पहुंचते हैं, बैंकॉक पहुंचते हैं, और यहां से ये वियतनाम होते हुए ताइवान पहुंचते हैं। ताइवान के फारामोसा द्वीप के जो ताइपे यहाँ पे हवाई अड्डा, यहाँ पे ताइपे आपको दिख रहा होगा, ये किस द्वीप में है, जो ये द्वीप है इसका नाम है फारामोसा द्वीप, फारामोसा द्वीप। और ये यहाँ पे कब है सुभाष चंद्र बोस जी, 18 अगस्त 1945 को। तो फारामोसा द्वीप के ताइपे नामक हवाई अड्डे में सुभाष चंद्र बोस जी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, और यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था, और इनकी मौत का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई या नहीं हुई, ये रहस्य दोस्तों अभी तक नहीं सुलझ पाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको सरकार कभी पब्लिश ही नहीं करती है, क्योंकि उनसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे खराब हो सकते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पे रहस्यमयी जो चीजें बनी हुई है सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु को लेकर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज समझ ली होगी आज कि आईएनए का कितना बड़ा योगदान था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का कितना बड़ा योगदान था यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता को लेकर। उन्होंने स्वयं एक इतनी बड़ी सेना का गठन कर दिया था, और उस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। अंग्रेज यहाँ पे काफी दबाव में आ गए थे। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त तो हो चुका है, तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आ गई। एक चीज तो ये है कि अब ब्रिटेन यहाँ पे महाशक्ति नहीं रह गया था। दूसरी चीज ये है कि अब महाशक्ति कौन है, रसिया और अमेरिका है। फिर रसिया और अमेरिका में आपस में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रसिया और अमेरिका का कहीं ना कहीं ब्रिटेन पर दबाव रहता है, जिसके कारण, और यहाँ पे आईएनए ने ब्रिटेन को इतनी क्षति पहुंचाई थी, ब्रिटेन को इतना कमजोर कर दिया था, यहाँ पर फिर अब ब्रिटेन कुछ अधिक समय के लिए भारत पर अपना राज नहीं कर सकता था, क्योंकि आईएनए देश के प्रत्येक नागरिक के मन में स्वतंत्रता के लिए एक जुनून पैदा कर दिया था। इसी का परिणाम था कि उसके बाद जो नेवी होती है वो भी विद्रोह करती है, जिसके कारण फिर भारत को स्वतंत्र करना पड़ता है अंग्रेजों को। अब इसके आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे एक वेवेल योजना और शिमला मिशन ये यहाँ पे रह गया था, और फिर हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे। तो आईएनए के बारे में और आजाद हिंद फौज है, सुभाष चंद्र बोस जी किस प्रकार से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया था, उम्मीद करते हैं वो आप डिटेल्स में समझ गए होंगे। अब पहले हम वेवेल योजना के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे जो अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किए गए थे, एक और चीज छूट गई दोस्तों, यहाँ पे लाल किले का मुकदमा। ठीक है, आजाद हिंद फौज पर चलाया जाता है लाल किले का मुकदमा। लाल किले का मुकदमा किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये जो सैनिक थे इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ा। ये पहले ब्रिटिश सैनिक थे, लेकिन फिर इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो इसलिए इन पर लाल किले का मुकदमा चलाया जाता है नवंबर 1945 में लाल किले के सामने। लेकिन देश के सभी दलों ने आईएनए का समर्थन किया था, कांग्रेस ने भी आईएनए का यहाँ पे समर्थन किया था, और कांग्रेस ने यहाँ पे आईएनए बचाव समिति का गठन किया था। आईएनए बचाव समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, तो कांग्रेस के द्वारा।
सभी देशवासी यहाँ पे जागरूक हो जाते हैं, इनके साथ खड़े हो जाते हैं आईएनए के साथ। भारत जो यहाँ पे ये आजाद हिंद फौज थी यानी इंडियन नेशनल आर्म, इसके साथ सभी भारतीय खड़े हो जाते हैं। उसके बाद 18 फरवरी 1946 को जो रॉयल इंडियन नेवी थे इसने भी विद्रोह कर दिया। फिर 19 फरवरी 1946 को भारत के जो सचिव थे पैथिक लॉरेंस, उसने घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही भारत में स्वराज स्थापित करेगी। तो देखो कितना दबाव यहाँ पे आईएनए ने बनाया था। आईएनए पर जब मुकदमा चला गया तो संपूर्ण देश आईएनए के साथ यहाँ पे खड़ा हो गया। और जो यहाँ पे इंडियन नेवी थे, रॉयल इंडियन नेवी, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया 18 फरवरी 1946 को। और फिर तुरंत यहाँ पे 19 फरवरी 1946 को ही भारत सचिव पैथिक लॉरेंस को एक घोषणा करनी पड़ती है कि सरकार शीघ्र ही भारत में स्वराज स्थापित करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे वेवेल योजना ये इससे पहले का, वैसे 19 जून 1945 का। ठीक है, हम 46 में चले गए, लेकिन ये छूट गया था वेवेल योजना। ये क्यों लाई जा रही थी? लगातार भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो वेवेल योजना में क्या था और ये शिमला सम्मेलन क्या हुआ और फिर ये क्यों विफल हो जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की जाती है। इसके तहत प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि पुनर्गठन के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग थी उसका कहना था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी में जो सदस्य होंगे, जो भारतीय सदस्य होंगे, तो उसमें जो मुस्लिम सदस्य होंगे, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि तभी आपको शिमला सम्मेलन समझ में आएगा। ठीक है, वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए जो ये वेवेल योजना प्रस्तुत की गई है वेवेल के द्वारा 14 जून 1945 को, तो इस पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन आयोजित किया जाता है जून 1945 में। ठीक है, और शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने कहा कि जो वायसराय की कार्यकारिणी में जो ये सभी सदस्य होंगे, इनमें जो मुस्लिम सदस्य होंगे वो केवल कौन तय करेगी? मुस्लिम लीग तय करेगी। यानी मुस्लिमों से संबंधित सभी मामले को तय करने का जो एकाधिकार है वो मुस्लिम लीग का होगा। तो मुस्लिम सदस्यों के बारे में उनको कौन सिलेक्ट करेगी? तो वो करेगी मुस्लिम लीग। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने ये मांग की, लेकिन अब कांग्रेस ने यहाँ पे शिमला सम्मेलन में कहा कि इस प्रकार से तो हम क्या करेंगे, जो सवर्ण हैं, जो हिंदू हैं, उनके क्या हो जाएंगे, उन्हीं की एक पार्टी बनकर रह जाएंगे। क्योंकि मुस्लिमों के सारे अधिकार अब कौन तय करेगी? मुस्लिम लीग करेगी। यानी कांग्रेस यहाँ पे किसी भी मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति नहीं करेगी। मुस्लिमों के संपूर्ण अधिकार वो कौन तय करेगी? मुस्लिम लीग तय करेगी। फिर जो दलित वर्ग था उसके लिए जो भीमराव अंबेडकर थे वो विचार कर रहे थे। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो केवल एक सवर्ण हिंदुओं की पार्टी बनकर रह जाए, क्योंकि इससे कांग्रेस ने आरोप लगाया फिर ब्रिटिश सरकार पर कि अगर वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है अगर वो पूरी कर जाए तो फिर हम एक सवर्ण हिंदुओं की पार्टी बनकर रह जाएंगे। तो कांग्रेस चाहती कि हम यहाँ पे सबकी पार्टी के लिए, मतलब हमारे साथ मुस्लिम सदस्य भी हों, ये एक धर्मनिरपेक्ष की तरह हम यहाँ पे अपनी पार्टी को चलाएं। तो इस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस ने शिमला सम्मेलन का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे वेवेल योजना का विरोध किया कि हमारी जो मांग है उसे पूरा किया जाए, जिस कारण ये वेवेल योजना भी विफल हो जाती है, शिमला सम्मेलन भी विफल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है और इसके अध्यक्ष है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब यहाँ पे देखो इस समय ब्रिटेन में क्या हो रहा है, तो ब्रिटेन में जुलाई 1945 को लेबर पार्टी सत्ता में आ चुकी है। लेबर पार्टी सत्ता में आई और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये लेबर पार्टी से था, तो क्लीमेंट एटली यहाँ पे भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। 14 मार्च 1946 को एटली ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा की कि हम भारत को
स्वतंत्र करेंगे और इसके लिए एक कैबिनेट मिशन गठित किया जाएगा। तो भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक कैबिनेट मिशन गठित किया गया जिसकी अध्यक्ष है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये भारत सचिव था उस समय, तो इसी को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया। 2 और सदस्य थे इसमें, एक था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड अध्यक्ष था, और एक था एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री था। कैबिनेट मिशन ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है और उसके बाद मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब देखो क्या था रिपोर्ट में, तो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा और इसमें सभी देशी रियासतें भी शामिल होंगी। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है वो सभी इसमें शामिल होगा, यानी एक भारत संघ का निर्माण होगा। फिर संविधान सभा का निर्माण करना है और ये संविधान सभा भारत के संघ के लिए संविधान का निर्माण करेगी और इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। तो जो संविधान सभा पहली बार गठित की गई थी उसमें 389 सदस्य शामिल थे, ठीक है। और उसके बाद अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन किया जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी थी वो थी पाकिस्तान की मांग को ठुकराया गया। मांग को ठुकराया किसने? कैबिनेट मिशन ने, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि भारत एक संघ होगा जिसमें संपूर्ण ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें शामिल होंगी। तो पाकिस्तान की मांग यहाँ पे जब ठुकराई गई है तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करना चालू किया। लेकिन 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर दिया और उसके बाद इसमें जो प्रावधान था अंतरिम सरकार के गठन का, तो अंतरिम सरकार यहाँ पे गठित की जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल थे वो इस प्रकार था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से थे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों के ये प्रभारी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह गृह मामले और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद ये थे कृषि और खाद्य मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। सी राजगोपालचारी शिक्षा और कला। जगजीवन राम श्रमिक मंत्रालय। CH भाभा ये भी कांग्रेस थे। कार्य खान और बिजली विभाग इनके पास था। रेलवे मंत्रालय आसफ अली ये भी कांग्रेस के थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सदस्य हैं कांग्रेस के और 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य, ठीक है, 5 सदस्य यहाँ पे मुस्लिम लीग के। लियाकत अली खान वित्त विभाग, गजनफर अली खान स्वास्थ्य विभाग, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर वाणिज्य विभाग, जोगेंद्र नाथ मंडल कानून विभाग और अब्दुल रब निस्तर रेलवे और संचार डाक और हवाई। लेकिन शुरुआत में जो मुस्लिम लीग के ये सदस्य हैं, ये मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं होती है अंतरिम सरकार में, लेकिन बाद में फिर इसके 5 सदस्य इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। और अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने और कई अन्य दलों ने अंतरिम सरकार का गठन करने से मतलब इसका विरोध किया था। अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लाई जाती है माउंटबेटन योजना, ठीक है। अब क्योंकि मुस्लिम लीग किसका विरोध कर रही है कि उन्हें चाहिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मांग उनके द्वारा किस प्रकार उठाई जाती है ये मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ, इसमें जो पिछला लेक्चर था, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में। तो जब मुस्लिम लीग लगातार यहाँ पे विरोध कर रहे थे और ऊपर से यहाँ पे दोस्तों दंगे शुरू हो चुके थे, दंगे यहाँ पे शुरू हो चुके थे भारत में सांप्रदाय के आधार पर, जिसके कारण से यहाँ पे माउंटबेटन योजना लाई जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र भारत हम करेंगे, लेकिन हम उसे क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। तो यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1948 तक हम भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश अभी पूरे दबाव में था, अमेरिका के दबाव में भी था, रशिया के दबाव में भी यहाँ पे ब्रिटिश था, और ब्रिटिश के पास इतनी शक्ति नहीं रह गई थी। ऊपर से भारत में लगातार उसे विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझनी आपको होगी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश पीएम है उसने कहा है कि हम 1948 तक भारत को स्वतंत्र करेंगे, लेकिन 1947 में ही भारत को स्वतंत्र किया जाता है।
उसका कारण ये था कि यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे, दंगे यहाँ पे शुरू हो गए थे, और अगर यहाँ पे भारत का विभाजन करना है तो ये दंगे और बढ़ जाएंगे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जब भारत का विभाजन की जो सीमा आयोग गठित किया गया था, ठीक है, कहाँ पर कितना पाकिस्तान को दिया जाएगा, कितना भारत होगा, तो इसका निर्णय भी कब किया गया, जो सीमा गठित की गई वो बाद में की गई स्वतंत्रता के बाद प्रॉपर रूप से, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे नहीं चाहते कि जो ये दंगे होंगे उसके बाद, बंटवारे के बाद, वो दाग हम पे लगी, इसलिए उन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया 15 अगस्त 1947 को। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना था, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा और वो ताज का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, जब तक पूर्ण रूप से संविधान का निर्माण नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा, ये तो हो गया। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में शामिल होना होगा। विभाजन में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो एक सीमा आयोग का गठन भी किया जाएगा, जो कि रेड क्लिफ के नेतृत्व में ये सीमा आयोग का गठन किया गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए फिर यहाँ पे अंत में माउंटबेटन योजना को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये अंतिम अधिवेशन था। अधिनियम का उद्देश्य क्या था? माउंटबेटन योजना को प्रभावी बनाना। इस अधिनियम में 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र देने का निर्णय लिया गया और रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त होगा। ये राज्य या तो भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रहने का ही निर्णय ले सकते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये कहा गया है कि जो रियासतें हैं या तो भारत में रहेंगी या पाकिस्तान में रहेंगी या स्वतंत्र रहने का ही निर्णय भी ले सकती हैं। और नए संविधान निर्माण तक दोनों राज्यों का जो प्रशासन चलेगा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। तो फिर इसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत का विभाजन भी कर दिया गया। भारत से एक अलग देश पाकिस्तान का गठन किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री भारतीय स्वतंत्रता तक 15 अगस्त 1947 तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर सभी आपको पसंद आए। आपको जितने भी अभी तक लेक्चर हुए कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।